Hello everyone. In last lecture we have read about the production of wool in wool industry, and also we have discussed about all these steps in which we get a wool or woolen fabrics from the wool fiber or fleece. Okay. So next topic in your book is silk. Okay. So what is a silk? It is also an animal fiber which we get from some insect which is called silkworm. You can see here the picture of silkworm. And this one is the moth of silkworm. Okay, butterfly, it also called a butterfly or moth, है ना? So butterfly is a different bit, but there is a structure of wing is similar to butterfly. It's called a moth. Okay, silk moth. Now we will discuss of life cycle of silk moth. ठीक है, तो ये सिल्क मोथ जिसके बारे में हमने बताया, जिससे हमें सिल्क फाइबर मिलता है, तो ये कब अपना बॉडी से एक स्टिकी सब्सटेंस है वो रिलीज करती है, और उस स्टिकी सब्सटेंस से ऑटोमेटिक जब वो कंबाइन फॉर्म में रहता है स्टिकी सब्सटेंस, तो इसके आसपास एक हार्ड कवर बन जाता है, और जब उसे कवर को अलग किया जाता है तो उसमें से सिल्क के फाइबर्स निकलते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सिल्क की लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सिल्क को हम लोग पालते हैं। ठीक है, हम लोग दैट इज़ अ ह्यूमन बीइंग। और क्यों पाला जाता है? क्योंकि बिजनेस पर्पस। क्योंकि जब ये सिल्क वॉर्म को जब हम पालेंगे तो उसे कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, जैसे फिश को पालना पिस्सीकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरह सिल्क को पालना, सिल्क वॉर्म को पालना फॉर सिल्क पर्पस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ठीक है, अब सिल्क को कैसे पाला जाता है? तो ये जो सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है ना, जहाँ सबसे ज़्यादा सिल्क वॉर्म को पाला जाता है वो है इंडिया एंड जापान। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म को कहाँ पाला जाता है सबसे ज़्यादा? इंडिया में और जापान में। नाउ आई एम डिस्कसिंग वन बाय वन स्टेप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सबसे पहले सिल्क वॉर्म इस तरह के एग्स देती है। ठीक है, वन टाइम में ये 250 से 300 एग्स दे सकती है। देन आफ्टर 1 वीक ऑटोमेटिक ये जो एग होते हैं ये फूट जाते हैं, हैचिंग होती है, और उसमें से क्या रिलीज़ होते हैं? छोटे छोटे लावा, इस तरह के इंसेक्ट्स बाहर आते हैं, बहुत छोटी छोटी साइज़ के होते हैं। ठीक है, जिसका नाम है कैटरपिलर। ये सिल्क वॉर्म का क्या है? कैटरपिलर, या फिर इसे सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, इसे लावा भी कहते हैं और कैटरपिलर भी कहते हैं। ठीक है, यही हमारे सिल्क वॉर्म है। ठीक, वाइट कलर के होते हैं, और जब ये बाहर आते हैं, ये जो लीव्स आपको नज़र आ रही है ना, जहाँ पर एग लेइंग प्रोसेस हुई है, ये मलबेरी लीव्स होती है। मलबेरी लीव्स को ही सिल्कवॉर्म खाते हैं, यानी कि शहतूत का पेड़। ठीक है, जहाँ पर सिल्कवॉर्म सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनके लिए सूटेबल फूड सिल्कवॉर्म की मलबेरी की लीव्स होती है। ठीक है, सिल्कवॉर्म इस शहतूत की पत्तियों को ही खाते हैं। नाउ अब देखो, इस तरह के जो लावा बाहर आए हैं, वो जब अब ये धीरे धीरे ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, और क्या खाते हैं? मलबेरी की लीव्स। ठीक है, तो मलबेरी लीव्स को खाकर धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं। एक स्टेज आती है इनकी जिसे हम कहते हैं प्यूपा। ठीक है, जब ये काफ़ी मैच्योर्ड हो जाते हैं और फिर ये एटिंग प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं, ये खाना बंद कर देते हैं, और अब इनकी बॉडी से एक स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। वो स्टिकी सब्सटेंस इस तरीके से ग्रोथ करता है कि ये इनकी जो विड्थ है वो हमें काफ़ी मोटी दिखाई देती है। इनकी खुद की स्किन की ग्रोथ भी बड़ी होने लग जाती है, और फिर ये जब प्रॉपर ग्रोथ करना शुरू करता है, इसलिए ऑटोमेटिक टर्निंग करते करते ये अपने आसपास इस तरह की स्ट्रक्चर बना लेता है। ये स्टार्टिंग स्ट्रक्चर कैसे होती है? इनकी बॉडी की जो स्किन होती है, इस स्किन जो रहती है ना, उसके ऊपर से उसके अंदर एक ग्लैंड होती है। वो ग्लैंड उस स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रेट करती है, लिक्विड को, और वो लिक्विड धीरे धीरे आसपास जम जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कुकुन। ये कौन सी स्टेज है? इसकी 4th स्टेज है, जहाँ पर प्यूपा से क्या बन चुका है? कुकुन। और कुकुन के बाद जैसे जैसे कुकुन बन चुका होता है, तो ये जो प्यूपा होता है ना, वो कुकुन के अंदर बंद हो जाता है। ठीक है, अब ये जब प्रॉपर कुकुन बन जाएगा, उसके कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक ये कुकुन से इस तरीके से ये प्यूपा बाहर आना शुरू कर देता है। ठीक है, और बाहर आने के बाद ये देखो इस तरीके से, देन ये कुकुन जो बचते हैं, ये कुकुन हम इसे लेकर इसे प्रॉपर रील कर देते हैं। रीलिंग मतलब इसके धागे बना लेते हैं, जो कि आपका सिल्क थ्रेड कहलाता है। ठीक है, ये जो बाहर कुकुन दिख रहा है ना, जो स्ट्रक्चर बनाई है इसने, यही हमारे काम की है, इसी से हमें सिल्क मिलता है।
ठीक है। इसके जो आपके छोटे छोटे फाइबर्स नज़र आ रहे होंगे, उस फाइबर्स को लेकर उसके रीलिंग करके प्रॉपर थ्रेड बनाया जाता है, और थ्रेड के बाद उसका फैब्रिक बनाया जाता है। ठीक है। और ये जो प्यूपा बाहर आ चुका था, ठीक है, वो प्यूपा धीरे धीरे एडल्ट सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है, उसके 2 विंग आ जाते हैं और इस तरीके से वो सिल्क मोथ बन जाता है। ठीक है। ये पूरी ये सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल थी। ठीक है। तो आपको कुकून के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा, बट मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी। ये तो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल थी, जिसमें सिल्क वॉर्म एग लेइंग प्रोसेस करती है, कैटरपिलर बनता है जिसे हम सिल्क वॉर्म कहते हैं, और उसके बाद सिल्क मोथ जब एग दे देगी उसका सिल्क वॉर्म बन जाएगा। सिल्क वॉर्म के बाद वो ग्रो करेगा, वो प्यूपा बन जाएगा। प्यूपा बनने के बाद अपने आसपास अपनी ग्लैंड से स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करेगा और एक स्ट्रक्चर बना लेगा। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कुकून, और कुकून से बर्स्ट आउट होता है और उसमें से जो प्यूपा बाहर आता है वो मैच्योर्ड हो जाता है और धीरे धीरे उसके विंग आ जाते हैं, वो सिल्क मोथ बन जाता है। फिर अगेन वो सिल्क मोथ एडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वही सिल्क मोथ यानी कि फीमेल सिल्क मोथ फिर एग लेइंग प्रोसेस करेगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये देखा कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म क्या होता है। रियरिंग मतलब सिल्क वॉर्म को पालना। ठीक है। जो मैंने आपको बताया सेरीकल्चर कहते हैं जिसे। ठीक है। तो यहाँ पर सिल्क वॉर्म को क्यों पाला जा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो वन टाइम में 250 से 300 अगर एग दे सकती है, तो सोचो इतने सारे कैटरपिलर होंगे, इतने सारे कैटरपिलर के बहुत सारे कुकून बनेंगे, और इतने सारे कुकून से हमें बहुत सारा सिल्क मिलेगा। तो यहाँ पर हम उसे इसीलिए रेडी करते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम फीमेल सिल्क मोथ जो एग देती है उस एग को लीलन बैग के अंदर सेपरेट कर लेना है। ठीक है। बैग आते हैं, बोरे जिसको कहते हैं, उसके अंदर रख लेते हैं। उसके बाद सिल्क मोथ को हमने उस बैग के अंदर रख लिया और सिल्क मोथ ने अंदर ही एग प्रोसेस कर दी। जैसे सिल्क मोथ ने एग दिए तो सारे एग को हमने अलग कर लिया। अलग लेकर हम कार्डबोर्ड का बना हुआ एक बॉक्स होता है, उसके अंदर सारे एग को रख देते हैं। आफ्टर 1 और 2 वीक वो क्या होता है, धीरे धीरे बर्स्ट आउट हो जाते हैं वो एग, और एग बर्स्ट आउट होने के बाद उसमें से निकलते हैं कैटरपिलर। पर उस एग को बर्स्ट या हैचिंग प्रोसेस कहते हैं। जब बर्स्ट यानी कि फूटा अंडे का और बाहर आना, पर वो हैचिंग का मतलब होता है प्रॉपर मैच्योर हो जाता है ना जो एग, उसमें से धीरे ऑटोमेटिक नेचुरली कैटरपिलर बाहर आ जाता है। तो उसके लिए हम उसको वार्मनेस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम एक ऐसा इलेक्ट्रिकली अरेंज किया हुआ एक ऐसा बॉक्स रहता है जो धीरे धीरे उस पूरे बॉक्स के अंदर के एटमॉस्फेयर को वार्म रखता है ताकि एग प्रॉपर हैच हो सके। इसे हम कहते हैं इंक्यूबेटर। ठीक है। आपकी बुक में टर्म गिवन है, इंक्यूबेटर की हेल्प से हम पूरे बॉक्स को वार्म रखते हैं, और उसमें से हैचिंग प्रोसेस जब होती है तो कैटरपिलर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि एग को थोड़ी सी वार्मनेस चाहिए। ठीक है। तभी एग प्रॉपर मैच्योर्ड हो जाएगा, और उसमें से अंदर एग के अंदर जो कैटरपिलर है वो भी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, और धीरे धीरे ग्रो करके बाहर आ जाएगा। और जब वो बाहर आ जाता है तो उसे हम एक सेपरेट बॉक्स में रख लेते हैं। तो जितने ऐसे एग हैचिंग होती रहती है, कैटरपिलर बाहर आते हैं, वो सारे कैटरपिलर को लेकर हम एक डिफरेंट बॉक्स में रख लेते हैं, और वहाँ पर उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं, मलबेरी लीव्स होती है, ताकि हमें पता है कि वो कैटरपिलर को अपनी एज अ फूड में उसे क्या चाहिए, मलबेरी लीव्स चाहिए। तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो मलबेरी लीव्स खाता रहता है, और जब वो मलबेरी लीव्स को खाता रहेगा तो धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद मतलब अप्रॉक्स 25 to 30 डेज के बाद वो ईटिंग प्रोसेस ख़त्म कर देता है और अपने आसपास कुकून बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब वो कुकून बना लेता है तो उस कुकून को हम बॉइल जो होता है वाटर उसके अंदर डाल देते हैं, और जैसे उसमें से डाल देते हैं तो अंदर का कैटरपिलर मर जाता है, और हम उसमें से कुछ कैटरपिलर मर जाते हैं तो उसके कुकून हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, और जो कैटरपिलर नहीं मरते, जैसे कुछ मैच्योर्ड हो चुके और बॉइल वाटर में से निकालने के बाद तुरंत ही कुकून से बाहर आ गए, तो जो बाहर आ गए वो अगेन मोथ बनकर हमें अगेन एग लेइंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे, यानी कि फिर से सिल्क वॉर्म की काउंटिंग को बढ़ाएंगे और हमें उनके कुकून मिल जाते हैं। फिर उस कुकून को हम क्या करते हैं, प्रॉपर सीधा करते हैं। उसके वो जो कुकून होता है ना वो बहुत स्टिकी होता है, सब्सटेंस के साथ होते हैं, तो मतलब उसे हम अलग अलग करके उसके छोटे छोटे रेशे होते हैं, ठीक है, उसे हम अलग करके उसकी प्रॉपर रीलिंग करते हैं। रीलिंग मतलब उसे थ्रेड बनाना, और थ्रेड बनाने के बाद उसकी नीटिंग करके हम उसे प्रॉपर फैब्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपकी बुक में यहाँ पर कुछ स्टेप्स गिवन है कि जब कुकून आ जाता है, ठीक है, कुकून आने के बाद की प्रोसेस है बॉइलिंग, जिसमें से हम कुकून को
हॉट, एक साइड हॉट वाटर होता है, एक साइड कोल्ड वाटर होता है, अगेन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। इस तरीके से 1 बाय 1 हम हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर इसमें इसे डुबाते रहते हैं, ठीक है, सब वॉश कर लेते हैं। और डुबाने के बाद क्या करते हैं, जब वो बाहर आता है तो उसमें से कुछ तो कैटरपिलर मर जाते हैं, जिसके कारण हमें डायरेक्ट कोकून मिल जाता है। और गर्म पानी में जैसे ही हम उसे डालते हैं तो कोकून के जो फाइबर्स होते हैं ना, जो आपस में चिपके हुए रहते हैं, वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे खुलते जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है, आसान रहता है थ्रेड बनाना, ठीक है। और जो कैटरपिलर नहीं मरते वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाते हैं मैच्योर होकर, तो बाहर आ जाएंगे तो उसे हम अगेन बैग के अंदर कंटेन कर लेंगे और वो एग लेइंग प्रोसेस करेगा और फिर वो सेम रिपीट प्रोसेस चलती रहेगी। और इस तरह हमने कोकून को तो गेन कर लिया, कोकून को सुलझा लिया, ठीक है, उसके रेशे। अब रीलिंग प्रोसेस आती है, तो रीलिंग का मतलब होता है उसके थ्रेड्स बनाना, वो जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना, उसको सीधा करके उसके थ्रेड्स बनाते जाना, ठीक है, जैसे मैंने आपको कॉटन से बनाना सिखाया था, ठीक। और इस तरीके से जो थ्रेड मिलते हैं वो कहलाते हैं रॉ सिल्क। फिर उसके ऊपर हम डिज़ायर्ड कलर कर लेते हैं हमें जैसा चाहिए, और उस कलर, वो जो रॉ सिल्क होता है उस पर कलर वगैरह करने के बाद हम उसे ट्विस्ट कर देते हैं, यानी कि 2 या 3 ऐसे पतले पतले थ्रेड लेकर उसे आपस में ट्विस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। ट्विस्टिंग करने से एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड बन जाता है, ठीक है। और वो थ्रेड बनाने की प्रोसेस कहलाती है थ्रोविंग, ठीक, जिसमें हम सिल्क के बहुत छोटे छोटे फाइबर को आपस में ट्विस्टिंग करके एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग थ्रेड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं थ्रोविंग। और उसके बाद उस थ्रोविंग से हम बाद में फैब्रिक प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है, उस पर कलर कर लेते हैं जैसा हमें कलर चाहिए। नाउ सी हियर देयर इज सम स्टेप। फीमेल सिल्क मोथ होती है, देन एग प्रोसेस, एग देती है, एग के बाद हम उसे एक वुडन बॉक्स के अंदर रखते हैं उस एग को, और इंक्यूबेटर मतलब इलेक्ट्रिकली अरेंज किया हुआ ऐसा अरेंजमेंट होता है कि उस बॉक्स के अंदर का एटमॉस्फेयर वार्म रहे, ठीक है। तो एग को जैसे ही वार्मनेस मिलती है, एग हैचिंग हो जाती है, यानी अंडे फूटना और अंदर से कैटरपिलर का बाहर आना। यहाँ पर कैटरपिलर बाहर आ गया। फिर जो कैटरपिलर बाहर आते हैं उनको हम एक अलग बॉक्स में रखकर उन्हें मलबेरी लीव्स फीडिंग करवाते हैं, ठीक है। मलबेरी लीव्स को खाते हैं, ग्रोथ करते हैं और फिर अपने आसपास कोकून बनाना शुरू कर देते हैं। कोकून बन जाते हैं प्रॉपर, तो हम उसे बॉईल करते हैं वाटर के अंदर और उसके बाद ठंडे पानी में। इस तरीके से वो कोकून के अंदर के लावा जो होते हैं वो मर जाते हैं, है ना, लावा इनकुकुल डाई, यानी मर जाएंगे। और मरने के बाद उनके जो कोकून रहेंगे उस कोकून से हम रीलिंग मतलब उसके छोटे छोटे थ्रेड बना लेंगे। फिर सिल्क के थ्रेड बन गए रीलिंग प्रोसेस से। अगेन उन थ्रेड को कंबाइन करके उसकी ट्विस्टिंग करते हैं और रॉ सिल्क बन जाएगा, ठीक है। ट्विस्टिंग करने के बाद थ्रोन सिल्क यानी कि एक थ्रेड बन जाएगा। उस थ्रेड को कलर करेंगे और उससे कलर्ड सिल्क मिल जाएगा। और कलर्ड सिल्क के बाद वीविंग मतलब बुनना होता है। नीटिंग और वीविंग दोनों का मतलब होता है बुनना, ठीक है। और उससे हमने एक कपड़ा बना लिया। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ मैं आपको एक और सपोर्टिव वीडियो सेंड कर रही हूँ जो कि पूरे सिल्क लाइफ साइकिल को सिल्क वॉर्म की आपको अच्छे से समझाती है, ठीक है। थैंक यू।